हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स की वस्तुओं के समूह बनाना। अपने लास्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर जो है स्टार्ट कर चुके थे। वहां पर हम जान चुके थे कि वस्तुओं के समूह बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्योंकि समूह बनाने से क्या होता है, हम आसानी से उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आसानी से अगर हमें किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज चाहिए तो हम जो है आसानी से वो नॉलेज या वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर वो ग्रुप्स में अच्छे से डिवाइड होंगी या उनका जो है अच्छे से समूह बना होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर जैसे कि हमें किसी एक समूह के बारे में जानना है, ठीक है, तो हम सीधा उस समूह के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलेंगी। अब ये जो वस्तुएं हैं ये किससे बनी है, ये अलग अलग पदार्थों से बनी है, अलग अलग मटेरियल से बनी है। अच्छा, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो सेम मटेरियल से बनी है, सेम पदार्थ से बनी है। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि डेस्क और चेयर दोनों ही क्या है, लकड़ी से बने हैं। ठीक, जैसे कि पेन और डस्टबिन दोनों ही क्या है, प्लास्टिक से बने हुए हैं। ठीक, और जैसे कि हमारा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड किससे बना है, लकड़ी से बना है। डस्टर है वो भी लकड़ी से बना है। इस तरीके से जो है हम इन चीजों को आपस में रिलेट कर सकते हैं और जो है अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं कि कौन सी चीजें जो है सेम मटेरियल से बनी है, उन्हें एक तरफ रख सकते हैं। ठीक, चलिए, द मटेरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज, यानी कि कौन सा जो हमारा वस्तु है वो किस मटेरियल से बनेगी, किस पदार्थ से बनेगी, ये उसके गुणों पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो हमारा बैग होता है, ठीक है, जो हम बैग है जिसे स्कूल बैग जिसे हम कहते हैं, जिसे टांग करके हम स्कूल जाते हैं, तो उसके अंदर हम बुक्स रखते हैं, अपना ज्योमेट्री बॉक्स रखते हैं, अपना पेन पेंसिल वाला बॉक्स रखते हैं। उसके अलावा हम उसमें वाटर बॉटल रखते हैं, टिफिन रखते हैं, और भी कई सारी चीजें हम अपने बैग में रखते हैं, बुक्स, नोटबुक्स, और कभी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें रखनी होती है तो वो भी हम अपने बैग में रखते हैं। ठीक, तो वो बैग जो है कपड़े का बना हुआ होता है, तो वो क्या है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उस बैग की प्रॉपर्टीज है। वही अगर वो जो बैग है उसे हम जो है पेपर से बना ले, पेपर से बना ले, तो क्या वो इतनी चीजें होल्ड कर पाएगा अपने अंदर, यानी कि बुक्स, नोटबुक्स, वाटर बॉटल, टिफिन, ये सारी चीजें अपने अंदर होल्ड कर पाएगा? नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि पेपर से जो है बैग बनाना तो आसान है, बैग तो बन जाएगा, लेकिन वो बैग जैसे प्रॉपर्टीज वहां पर शो नहीं करेगा। ठीक, चलिए, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया था अच्छे से लास्ट लेक्चर में डिटेल में। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे, जैसे कि बुक्स, नोटबुक्स जो हमारी हैं, यानी कि कॉपी है, किताबें हैं, ये जो है कागज की बनी होती है। बेल्ट जो है वो चमड़े का बना होता है, प्लास्टिक का भी बना होता है, इस प्रकार से। चलिए, तो अब हमने देख लिया था कि जो हमारे मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। अब वो दो महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं कि ऑल मटेरियल्स ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि सभी जो हमारे पदार्थ हैं वो जगह घेरते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करना यानी कि जगह घेरना। दूसरी चीज, उनका कुछ ना कुछ वजन होता है। जैसे कि हम अगर इस मार्कर की बात करें, ठीक है, इस मार्कर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये मार्कर हम क्या देख रहे हैं, अगर हमने इसे इस हाथ के ऊपर रखा तो इसने क्या किया, इतनी जगह घेर ली, इतनी जगह घेर ली, यानी कि ये क्या है, एक ऐसा मटेरियल जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह घेरता है। दूसरा, इसका कुछ ना कुछ क्या है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ क्या है, वजन है, कुछ ना कुछ इसका मास है, इसका वेट है। ठीक, इसका कुछ ना कुछ क्या है, वजन है। तो ये भी एक मटेरियल है, ये भी, ये दो गुण जो है, ये दो प्रॉपर्टीज को ये भी क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, यानी कि शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर कुछ हमने चीजें देखी थी जो हमारे डेली यूज की होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो चीजें क्या होती हैं, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसे वस्तुएं को एक समूह में रखना जिनकी प्रॉपर्टीज यानी कि गुण क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं। ठीक, यानी कि इससे आप क्या समझते हैं, यानी कि जो ऐसी वस्तुएं को हम एक समूह बनाते हैं
जिनके गुण क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते गुण वाली जो वस्तुएं होती हैं उनका हम एक समूह बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे ही ऐसे ही जो है हम अलग अलग वस्तु गुण वाली वस्तुओं का अलग अलग समूह बनाते हैं, तो वही क्या हो जाता है, हमारा क्लासिफिकेशन कहलाया जाता है। अब आगे हमने पढ़ा था कि जो मटेरियल्स होते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, चार उनके बेस होते हैं जिनके आधार पर जो है हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में रखते हैं। पहला होता है हमारा अपीयरेंस, फिर हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी। अपीयरेंस यानी कि दिखावट, कैसे वो दिखते हैं, ठीक है, उसके आधार पर हम दिखने के आधार पर, यानी कि दिखावट से हम क्या समझते हैं, दिखावट यानी कि हो सकता है हम रंग के आधार पर उन्हें रख लें, ठीक, या आकार के आधार पर, या दिखने में कैसे बड़े साइज वाले, छोटे साइज वाले, इस तरीके से भी हम उन्हें रख सकते हैं। अगला है हमारा हार्डनेस यानी कि कठोरता। कठोरता यानी कि कौन से जो मटेरियल है हमारे, कौन से पदार्थ हैं जो हमारे कठोर हैं और कौन से हमारे कोमल है। अगला हमारी सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। घुलनशीलता में कौन से पदार्थ जो है वो विलेय हैं, कौन से पदार्थ जो अविलेय है। विलेय यानी कि जो सॉल्युबल, जो आसानी से घुल जाते हैं, और अविलेय यानी कि इनसॉल्युबल, जो आसानी से नहीं घुलते। अगला डेंसिटी यानी कि घनत्व, यानी कि कौन से सब्सटेंस पदार्थ हैं जो हमारे पानी में जो है तैरते हैं और डूब जाते हैं, यानी कि फ्लोट करना, यानी कि तैरना, फ्लोट करते हैं या सिंक कर जाते हैं या डूब जाते हैं। अगला ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, कि इनके आर पार जो है हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, या हल्का फुल्का देख पाते हैं, तो उसके आधार पर हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपीयरेंस यानी कि दिखावट। चलिए, तो मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो मटेरियल्स जितने भी हमारे पदार्थ हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। जैसे कि हमारा प्लास्टिक है वो लकड़ी से डिफरेंट दिखता है, वैसे ही प्लास्टिक जो है लकड़ी से डिफरेंट दिखता है, और प्लास्टिक जो है पेपर से भी डिफरेंट दिखता है, अलग दिखता है ना। पेपर जो है वो लकड़ी से अलग दिखती है, आयरन जो है वो एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। इसी प्रकार जो है अलग अलग मटेरियल जो है एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। अगला हमारा सम मटेरियल्स हैव लस्टर, यानी कि कुछ ऐसे हमारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ शाइन होती है, यानी कि लस्टर होता है। एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है। इस तरह के जो हमारे मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ शाइन होती है, यानी कि लस्टर होता है। जैसे कि सोना, गोल्ड यानी कि सोना को, अगला हमारा कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन यानी कि हमारा लोहा। एल्यूमिनियम तो हम जानते हैं, एल्यूमिनियम, और कॉपर यानी कि जो हमारा तांबा होता है, ठीक है, सॉरी कांसा होता है, ठीक। चलिए, मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ लस्टर कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड। अच्छा, लस्टर के बेस पे यानी कि जो इनकी शाइन है, चमक के आधार पर जो है इनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है या क्लासिफाई कर दिया गया है। कौन से 2 भाग, एक होते हैं हमारे मेटल यानी कि धातु, एक होते हैं हमारे नॉन मेटल यानी कि अधातु, ठीक। चलिए, पहले आप जो है इतना नोट कीजिए, इतना समझ गए हैं, फिर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, अच्छा, शाइन किन में होती है, जैसे कि गोल्ड, गोल्ड यानी कि सोना, कॉपर यानी कि तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और आयरन यानी कि लोहा। एल्यूमिनियम को तो एल्यूमिनियम ही कहा जाता है, ठीक। चलिए, तो ये कुछ क्या होते हैं, ये हमारे धातु होते हैं कुछ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ठीक। और इनमें कुछ ना कुछ क्या होती है, चमक होती है, लस्टर होती है, शाइन होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो है लस्टर के आधार पर यानी कि शाइन के आधार पर जो है इनको 2 भागों में
अपीयरेंस के बेस पे, लस्टर के आधार पे इनको जो है दो भागों में बांटा गया है, दो अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। एक होते हैं हमारे मेटल्स और एक होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। ठीक। अच्छा, हम खुद से भी ये कर सकते हैं एग्जाम्पल, मतलब ये खुद से भी जो है हम ये प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे कि हम है एक लकड़ी का टुकड़ा, एक कागज का टुकड़ा, चौक का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा, एक सोने का टुकड़ा, एक तांबे का टुकड़ा, इनको क्या करें, अपने पास रखें और इनको जो है बीच से काटें। बीच से काट पाएंगे, ठीक है। जब हम बीच से काटेंगे तो हम क्या देखेंगे, कुछ वस्तुएं जो होंगी इन मटेरियल्स में से, इन पदार्थों में से कुछ जो होंगी उनमें क्या होगी, कुछ चमक होगी, शाइन होगी, और कुछ जो होंगे उनमें कुछ शाइन नहीं होगी। यानी कि जिनमें शाइन होगी उनको एक तरफ रख दिया जाएगा पृथक करके, और जिनमें शाइन नहीं होगी उनको एक तरफ रख दिया जाएगा समूह बना करके। ठीक, तो इस तरीके से भी जो है हम इनको कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। जैसे क्लास में समूह बनाया जाता है, कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको एक तरफ बिठा दिया, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते खेलते हैं उनको एक तरफ बिठा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल्स लूजेस इट्स लस्टर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द एक्शन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर ऑन इट। अच्छा, मेटल जो है यानी कि धातु जो है वो अपने लस्टर को कुछ समय बाद क्या कर देती है, खो देती है। क्यों खो देती है कुछ समय बाद, क्योंकि हवा में जो है वो नमी होती है, ठीक है। तो नमी के कारण जो है ये अपने लस्टर को खो देती है कुछ समय बाद, कौन, धातु। ठीक, therefore only freshly cut metals appear to have luster on them। इसीलिए जो ताजे कटे हुए मेटल्स होते हैं, ताजे कटे हुए धातु होती है, उनमें ही हमें क्या देखने को मिलता है, लस्टर देखने को मिलता है। इसीलिए जब हम ये प्रयोग कर रहे थे, जहां पर हमने कहा कि लकड़ी के टुकड़ा, पेपर का टुकड़ा, चौक का टुकड़ा, साथ ही सोने का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, आयरन का टुकड़ा और तांबे का टुकड़ा जो है, जब हम इनको काटते हैं बीच से, तो तब हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ मटेरियल जो होंगे उनमें लस्टर होगा और कुछ में लस्टर नहीं होगा। ठीक। अच्छा, लस्टर किस में होगा, कौन से मेटल्स में लस्टर होगा, जो सॉरी कौन से मटेरियल्स में लस्टर होगा, जो ताजे कटे हुए मटेरियल्स होंगे उनमें लस्टर होगा। चलिए, तो ये आप समझ गए मेटल्स के बारे में। अब इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लस्टर्स तो सभी जानते हैं, लस्टर यानी कि खुती, या हम उसको चमक भी कहते हैं। अच्छा, ये तो रही धातु की बात, जो हमारे मेटल्स होते हैं ये तो रही उनकी बात। अब आगे बढ़ते हैं कि अपीयरेंस की बेस पे यानी कि दिखावट के आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा है। एक है हमारे लस्टरस यानी कि जिनमें घुती होती है यानी कि कुछ चमक होती है, एक हमारे नॉन लस्टरस जिनमें कोई चमक नहीं होती। ठीक। अच्छा, जिनमें लस्टर होता है, चमक होती है, घुती होती है, वो क्या है हमारे, जैसे कि गोल्ड, सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, और कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या है, हमारे मेटल्स हैं और इनमें क्या है, लस्टर भी है। ठीक। अगली तरफ आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा सल्फर है, फॉस्फोरस है, इनमें क्या है, इनमें लस्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारे नॉन मेटल हो गए, यानी कि नॉन लस्टरस आइटम हो गए। और है क्या, ये नॉन मेटल भी तो है ये। ठीक है। चलिए, सेम क्वेश्चन आपके लिए कि यहाँ पर आपको क्लास में देखना है और ऐसे 5 आइटम का नाम लिखना है जिनमें लस्टर है, और ऐसे 5 आइटम का नाम लिखना है जिनमें लस्टर नहीं है, जो नॉन लस्टरस है। ठीक है। चलिए, तो अब आप जो है ये एग्जांपल्स जो है इसकी एक टेबल बना करके इस तरीके से ही फ्लो चार्ट बना करके जो है आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
सबसे पहले अपीयरेंस यानी कि दिखावट के बारे में हमने जो पढ़ा कि दिखावट के आधार पर कैसे हम जो है अलग अलग जो हमारे पदार्थ हैं उनका कैसे समूह बनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हार्डनेस यानी कि कठोरता। अब कठोरता के बेस पे आधार पे भी मेटल्स को सॉरी कठोरता के आधार पे मटेरियल्स को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, अब कठोरता के आधार पर कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? अब कठोरता के आधार पर तो ऐसे किया जाएगा ना, यानी कि जो कठोर होंगे और जो कोमल होंगे। ठीक, अब कठोर कौन से होते हैं हमारे, हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ मटेरियल्स हैं यानी कि कुछ जो पदार्थ हैं हमारे वो कठोर हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये एक पेन है, ठीक है, मार्कर है। इसको जब हम हाथ से ऐसे कंप्रेस करने की यानी कि संपीड़ित करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या संपीड़ित हो पाएगा? ये संपीड़ित नहीं होगा, चाहे हम इसे कितना भी प्रेस करने की कोशिश करें। ठीक, तो ये संपीड़ित नहीं हो पा रहा है। इससे हम क्या जानते हैं कि ये क्या है, इसकी एक गुण क्या है कि ये क्या है, कठोर है। क्योंकि जो कठोर चीजें होती हैं वो आसानी से संपीड़ित कंप्रेस नहीं हो पाती। ठीक है, समझ गए? ठीक, दूसरी चीज, अगर हम इसको खरोचने की कोशिश करें किसी चीज से, अपने या तो अपने हाथों से या किसी दूसरी चीज से, तो क्या हम इसे खरोच पाएंगे? नहीं, इसे खरोचना भी क्या है, बहुत मुश्किल है। हम इसको आसानी से स्क्रैच नहीं कर पाएंगे, ना हम इसे खरोच पाएंगे ना ही हम इसे दबा पाएंगे। ठीक, तो जिन वस्तुओं को ना हम कंप्रेस कर सकते हैं यानी कि ना हम संपीड़ित कर सकते हैं और ना ही हम खरोच सकते हैं, तो ऐसे जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे जो हमारे पदार्थ होते हैं, वो क्या पदार्थ कहलाए जाते हैं? वो कठोर पदार्थ कहलाए जाते हैं। ठीक, उसी जगह अगर हम इस जैकेट की बात करें तो इसको कंप्रेस करना क्या है, आसान है। इसको आसानी से दबाया जा सकता है, ये आसानी से संपीड़ित हो जाएगा। इसको खरोचना भी क्या है, आसान है। कोई नुकीला पेन ले लें हम, कोई नुकीले पेन से या कोई नुकीली चीज से हम इसको खरोच दें तो ये क्या होगा, आसानी से खुरच जाएगा, हम इसको आसानी से खरोच पाएंगे, आसानी से ये स्क्रैच हो जाएगा। तो ऐसी वस्तुएं जो आसानी से क्या हो जाए, संपीड़न हो जाए, संपीड़ित हो जाए और आसानी से जिनको हम स्क्रैच कर सकते हैं, ऐसी वस्तुएं हमारी क्या कहलाई जाती हैं, सॉफ्ट वस्तुएं यानी कि कोमल वस्तुएं कहलाई जाती हैं। ठीक, चलिए आइए इसको रीड कर लेते हैं एक बार। मटीरियल्स दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट, यानी कि ऐसे मटीरियल्स, ऐसे पदार्थ जिनको इजीली यानी कि आसानी से कंप्रेस करना, दबाना या संपीड़ित करना क्या है, आसान है, और खरोचना स्क्रैच्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट, और खरोचना क्या है, आसान है, उन्हें क्या कहा जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल कहा जाएगा। ठीक, जैसे कि हमारा इरेजर होता है, ठीक है, तो इरेजर भी क्या है, एक तरह से सॉफ्ट मटेरियल है, कोमल मटेरियल है। क्यों है, क्योंकि जब हम इरेजर देखा होगा ना, जो हमारा रबर होता है, ठीक है, तो रबर को हमने देखा होगा, हम उसको इजीली क्या करते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा दब जाता है। ठीक, उसके अलावा जब हम उसको खरोचते हैं तो वो आसानी से खुरच भी जाता है। ठीक, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो क्या है, हमारा सॉफ्ट मटेरियल है। Material that cannot be scratched and are difficult to compress are termed as hard. और ऐसी वस्तुएं, ऐसे पदार्थ जिनको स्क्रैच करना, खरोचना क्या है, मुश्किल है, और संपीड़ित करना और भी मुश्किल है, ऐसे पदार्थों को हार्ड यानी कि कठोर पदार्थ कहा जाता है। ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कठोर के और हार्ड के, सॉरी सॉफ्ट के और हार्ड के, यानी कि कोमल के और कठोर के। तो यहाँ पर जैसे कि इरेजर है, कॉटन यानी कि जो हमारी रुई होती है। इस प्रकार कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे अच्छे से। और हार्ड जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, उसके भी यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि डायमंड है, ग्लास है, और भी कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ब्रिक है, ईंट है। ठीक, तो वो आप जो है नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में अच्छे से। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अच्छे से। वैसे आप समझ गए होंगे कि हार्ड मटेरियल और जो हमारे सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए, तो कठोरता के आधार पर किस प्रकार जो है हम मटेरियल्स को वर्गीकृत करते हैं ये भी आपने समझ लिया है। दो
दो पार्ट में हम इनको डिवाइड करते हैं, दो अलग समूह हम इनके बनाते हैं, एक होते हैं हमारे कोमल और एक होते हैं हमारे कठोर, यानी कि एक सॉफ्ट और एक हार्ड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। अब घुलनशीलता के आधार पर कैसे जो है हम कैसे जो है हमारे जो मटेरियल्स है कैसे हम उनको डिवाइड करेंगे, उनको जो है कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता के आधार पर हम उनको दो भाग में डिवाइड करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम दो ग्रुप्स में उनको रखते हैं, दो अलग अलग उनके समूह बनाते हैं। एक होते हैं हमारे सॉल्युबल या विलेय जिन्हें हम कहते हैं, और एक होते हैं हमारे इनसॉल्युबल यानी कि अविलेय जो हमारे होते हैं। ठीक, अब विलेय और अविलेय क्या होते हैं? विलेय यानी कि जो आसानी से घुल जाते हैं, जैसे कि हम क्या कहें, जैसे कि अगर हम पानी लें और पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें, ठीक है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें, तो 1 गिलास पानी में जब हम 1 चम्मच नमक डालेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो नमक और पानी है वो आसानी से क्या हो जा रहा है, एक दूसरे में घुल जा रहा है। ठीक, और उसके बाद जब हम उसमें देखें तो हमें जो है नमक के कोई भी कण दिखाई नहीं देंगे। ठीक, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो सॉल्ट और वाटर यानी कि नमक और पानी का जो विलयन है वो क्या है, विलेय है। क्या है, विलेय है, यानी कि सॉल्युबल है, आसानी से आपस में घुल जा रहा है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर में क्या डालें, 1 चम्मच शुगर डालें यानी कि चीनी डालें, तो उसको घोलें, तो हम क्या देख पाएंगे, वो भी आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक, वो भी आसानी से घुल जाएगा, तो वो भी क्या होगा, हमारा विलेय होगा, यानी कि सॉल्युबल होगा। ठीक है, विलेय विलयन होगा। ठीक, चलो, तो सॉल्युबल की तो बात समझ में आ गई। अब इनसॉल्युबल जो अविलेय होते हैं उन्हें कैसे हम पहचानेंगे? अब जैसे कि हम विलेय के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर वो आपस में घुल जाते हैं, हमें कोई दूसरा पदार्थ दिखाई देता ही नहीं, हमें लगता है सिर्फ पानी ही पानी है, उसमें नमक है या अगर चीनी हमने घोली है तो वो हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक, जबकि इनसॉल्युबल जो होते हैं, हमारे अविलेय जो होते हैं, उनमें क्या होता है, अगर हम 1 गिलास पानी लें और उसमें 1 चम्मच चॉक पाउडर, चॉक जिसे हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना, वो चॉक, उसका जो पाउडर होता है, ठीक है, उसका पाउडर जो है हम 1 चम्मच पाउडर जो है 1 गिलास वाटर में डाल दें और उसे घोलने की कोशिश करें, लेकिन हम क्या देख पाएंगे, जो चॉक के जो कण होंगे ना वो हमें पानी में ज्यों की त्यों दिखाई देंगे। अब जब वो पानी में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो चॉक और पानी का जो विलयन है वो कैसा विलयन है, इनसॉल्युबल सॉल्यूशन है, यानी कि अविलेय सॉल्यूशन है। कैसा है, अविलेय है। ठीक, उसी तरीके से जो है अगर हम 1 गिलास पानी में 1 चम्मच लकड़ी का बुरादा डाल दें, क्या डाल दें, 1 चम्मच लकड़ी का बुरादा डाल दें, हम उसे कितना भी घोलने की कोशिश करें, उसको कितना भी स्टिर करें, कितना भी घोलने की कोशिश करें, तो क्या वो लकड़ी का जो बुरादा है वो पानी में घुल जाएगा, नहीं घुल पाएगा, नहीं घुल सकता ना वो पानी में। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि लकड़ी के बुरादे वाला जो ये सॉल्यूशन है पानी के साथ जो हमने बनाया है वो कैसा है, वो अविलेय है। क्या है, अविलेय, यानी कि इनसॉल्युबल है। ठीक, तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होते हैं ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हमने सॉलिड की बात करी ना, ये तो हमारे ठोस थे। अभी तक हमने जैसे शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है या लकड़ी का बुरादा है, तो ये सारे ही क्या है, हमारे पाउडर वाली चीजें अगर ली हैं हमने। ठीक है, अगर हम इसकी जगह लिक्विड लें, कोई द्रव लें, ठीक है, जैसे कि हम नींबू का रस लें, नींबू का रस अगर हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या हमें कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाएगा, वो अच्छे से मिश्रित हो जाएगा उसमें, बिल्कुल हो जाएगा। वहीं अगर हम 1 चम्मच सरसों का तेल लेकर के 1 गिलास पानी में डालें तो हम क्या देख पाएंगे, क्या वो अच्छे से मिश्रित हो जाएगा? अगर हम उसे कितना भी उसे कितना भी मिक्स करने की कोशिश करें तो क्या वो आपस में मिक्स हो जाएगा? नहीं, वो मिश्रित नहीं होगा। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। मटेरियल्स दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर अपॉन स्टिरिंग आर सेड टू बी सॉल्युबल मटेरियल्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं। कब, जब हम उनको स्टिर करते हैं, ऐसे हिलाते रहते हैं ना, तो वो पानी में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को विलेय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि शुगर एंड सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कि चीनी और नमक जो है पानी में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है।
अगला हम देखेंगे मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर नो मैटर हाउ मच वी स्टेर देम आर सेड टू बी इनसॉल्युबल मटेरियल, यानी कि ऐसे पदार्थ जो पानी में डालने पर क्या होते हैं, डिजॉल्व, यानी कि घुलते नहीं है। हम चाहें तो कितना भी उन्हें घोलने की कोशिश कर दें, कितना भी उन्हें हिला ले, तो लेकिन वो क्या होंगे, आपस में नहीं घुलेंगे। ऐसे पदार्थों को अविलेय पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि स्टोन एंड क्लोथ्स कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, स्टोन यानी कि जो हमारे पत्थर होते हैं, क्लोथ यानी कि कपड़ा, तो पत्थर या कपड़ा हम किसी को, दोनों में से किसी को या दोनों को ही पानी में डालें और घोलने की कोशिश करें, कितना भी हम उसे घोलने की कोशिश करें, तो क्या कपड़ा जो है वो पानी में घुल जाएगा? नहीं घुल सकता। ठीक, पत्थर जो है पानी में घुल जाएगा? नहीं घुल सकता। इसीलिए ये क्या है, हमारे अविलेय सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है, अविलेय सॉल्यूशन है, अविलेय विलयन हम जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि विलय क्या होते हैं और अविलेय क्या होते हैं। इसे आप नोट कीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ा और हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो विलय क्या होते हैं, अविलय क्या होते हैं, ये हम अच्छे से समझ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें दो इमेज देखने को मिल रही है। ठीक, दोनों में, इसमें क्या है, द सब्सटेंस विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड। यहाँ पर है कि जो हमने पदार्थ डाला है वो क्या हो गया, पानी में अच्छे से क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, लिक्विड में अच्छे से क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, अच्छे से घुल गया। लेकिन यहाँ पर द सब्सटेंस विल नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड एंड फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट। अच्छा, यहाँ पर सेकंड इमेज में यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, अविलय में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमने पदार्थ इसमें डाला वो अच्छे से, जो इसमें लिक्विड था, द्रव था, उसमें अच्छे से घुल नहीं पाया, जिस कारण इसने क्या बना दिया, प्रेसिपिटेट बना दिए हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे चॉक पाउडर, सरसों का तेल, लकड़ी का बुरादा, चीनी, नींबू का रस। इसके अलावा हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिरका, बालू, ठीक है, नमक। अब हमें चेक करना है कि ये जो वस्तुएं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, मटेरियल्स, ये सारे ही क्या विलेय है या अविलेय है। ठीक, अब चॉक पाउडर को जब हम पानी में मिक्स करेंगे, जल में डालेंगे और घोलने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो चॉक पाउडर के जो कण है वो क्या हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे, यानी कि वो अच्छे से उसमें नहीं घुलेगा, यानी कि ये क्या होगा, हमारा सॉल्युबल नहीं होगा, घुलनशील, सॉरी, घुलेगा नहीं, सॉल्युबल नहीं होगा, विलेय नहीं होगा। अगला हमारा सरसों का तेल। जब हम सरसों का तेल डालते हैं पानी में, हम क्या देखेंगे कि वो ऊपर की तरफ तैरेगा। क्या होगा, ऊपर की तरफ तैरेगा, क्योंकि उसका घनत्व जो है वो कम होता है पानी से। ठीक, इसीलिए वो पानी में क्या करेगा, ऊपर तैरेगा और घुलेगा उसमें बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। ठीक, डिजॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या हमारा अविलेय है। ठीक, अगला लकड़ी का बुरादा। अब लकड़ी का बुरादा हम पानी में डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, क्या लकड़ी पानी में घुल जाएगी? नहीं घुल पाएगी, इसीलिए ये भी क्या होगा, अविलेय होगा। ठीक, अगला है चीनी। अब चीनी जो है क्या पानी में घुल जाएगी? बिल्कुल, चीनी को जब हम पानी में डालते हैं और घोलते, स्टिर करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, वो आसानी से घुल जाती है। अगला हमारा नींबू का रस। नींबू का रस भी जब हम पानी में डालते हैं और उसको घोलते हैं, तो हम क्या देख पाते हैं कि वो आसानी से घुल जाता है, डिजॉल्व इजीली हो जाता है। अगला हमने यहाँ पर लिखा है सिरका। अब सिरका जो हमारा विनेगर होता है, तो विनेगर को जब हम पानी में डालते हैं, सिरके को जब हम पानी में डालते हैं और उसे घोलते हैं, तो हम क्या देख पाते हैं कि वो आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। इसका मतलब सिरका क्या हमारा विलेय है। क्या है, विलेय है, अविलेय नहीं है। अगला हमारा बालू। बालू यानी कि जिसको हम सैंड भी कहते हैं, रेत भी कहते हैं, इसको जब हम पानी में डालते हैं और डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, घोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या सैंड घुल जाती है पानी में?
नहीं, सैंड जो है पानी में नहीं घुल सकती। ठीक, जब सैंड पानी में नहीं घुल सकती, इसीलिए ये क्या है, हमारी अविलेय है। क्या है, अविलेय है। अगला है हमारा नमक। अब नमक को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या वो घुल जाता है? हाँ, वो आसानी से घुल जाता है। इसका मतलब नमक क्या है, हमारा सॉल्युबल यानी कि विलेय पदार्थ है। तो इस तरीके से आप जो है और भी पदार्थों की सूची बना सकते हैं कि कौन से पदार्थ जो है वो विलेय है, कौन से अविलेय है। ठीक, तो हम जो है एक बीकर में, काफी बड़े बीकर में जो है पानी ले सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं कि एक बीकर में जो है हम पानी ले लें। ठीक, इसमें हम 4-5 चीजें डालते हैं। सिरका डाल दें, बालू डाल दें, नमक डाल दें, चीनी डाल दें, लकड़ी का बुरादा डाल दें। ठीक है, ये सारे एक एक चम्मच ये सारी चीजें डाल करके हम इसको घोल दें। और इसमें जो है क्लोथ डाल दें, यानी कि कपड़ा डाल दें और पत्थर डाल दें। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम एक बड़े बीकर में पानी में डालें और इसको क्या करें, स्टिर करें, यानी कि किसी लकड़ी के या किसी स्टेरर की मदद से जो है हम इसको घोलने की कोशिश करें। अब कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे, कुछ चीजें तो घुल जाएंगी पानी में और कुछ चीजें जो है नहीं घुलेंगी। जो नहीं घुलेंगी वो हमें साक्षात वैसे ही देखने को मिलेंगी और जो घुल जाएंगी उन्हें हम नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है ये प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग को हम घर में भी करके देख सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं जो है वो विलेय है, कौन सी अविलेय है। चलिए, तो विलेय अविलेय आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप जो है ये सूची इस प्रकार जो है इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन से विलेय होते हैं, कौन से अविलेय होते हैं। चलिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर में। चलिए बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा विलेय अविलेय वस्तुएं क्या, विलेय अविलेय पदार्थ क्या होते हैं। इसके अलावा आज हमने पढ़ा था दिखावट, है अपीयरेंस, कि अपीयरेंस के आधार पर कैसे जो है मेटल और नॉन मेटल यानी कि जो हमारे लस्ट्रस होते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ शाइन होती है, खुती होती है, उनको किस प्रकार हम एक अलग ग्रुप में रखते हैं, और जिनमें शाइन नहीं होती, जो नॉन लस्ट्रस होते हैं, उन्हें कैसे हम एक अलग समूह में रखते हैं। वैसे ही जब कठोरता की हम बात करते हैं तो कठोरता के आधार पर भी कैसे हम कुछ जो पदार्थ हमारे हैं उनको कठोर में रखते हैं, और कैसे जो है कुछ पदार्थ हमारे कोमल में रखे जाते हैं। कौन से कठोर में रखे जाते हैं, जिनको हम आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, वो हमारे सॉफ्ट में रखे जाते हैं। और जिनको आसानी से स्क्रैच नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारे हार्ड में रखे जाते हैं। इसी प्रकार हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में भी अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि कौन हमारे विलेय होते हैं, कौन हमारे अविलेय होते हैं। अब आने वाले सेशन में हम आगे पढ़ेंगे डेंसिटी यानी कि घनत्व के बारे में, और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता के बारे में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से जो है चैप्टर पढ़ते रहिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।